हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लर्निफाई आईक्यू की यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है मेघना और हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम टॉपिक कवर कर रहे हैं हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। आज हम इसका पार्ट 3 कवर करने वाले हैं। इससे पहले लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कवर किया है। इफ यू haven't seen those lectures, I would recommend you to please go through those lectures ताकि आपको कोई भी डाउट्स ना रहे। और ये जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम इसमें जेनेटिक्स के बारे में भी पढ़ रहे हैं एंड इस तरीके के क्वेश्चंस प्रोबेबल होते हैं कि आपके एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, कोई फैक्ट आ जाते हैं, आपको जो भी आपकी स्टेटमेंट्स है उसको एलिमिनेट करने में हेल्प मिलती है। ठीक है, तो हम बहुत सारी चीजें नहीं रिवाइज करेंगे, बट मैं एक बार आपको क्विकली दिखा देती हूँ कि हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी। हमने जेनेटिक्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, कुछ जेनेटिक्स के कॉन्सेप्ट हम आज के लेक्चर में भी देखने वाले हैं। बेसिकली हम आज उसके एप्लीकेशंस देखेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राइट। हम जीन थेरेपी के बारे में देख लेंगे, थोड़ा सा हम क्रिस्पर टेक्नोलॉजी को भी पढ़ने वाले हैं। तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर हमने बहुत सारे की कॉन्सेप्ट पढ़े थे क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको हर एक टर्म का मीनिंग पता होना चाहिए कि क्रोमोसोम्स क्या है, जीन्स क्या है, डीएनए क्या है, ठीक है, इनहेरिटेंस क्या होता है। तो ये सारी चीजें हमने बाकी लेक्चर्स में कवर किया हुआ है। इसके बाद हमने वेरिएशन के बारे में भी जाना था। वेरिएशन में हमने देखा था सोमैटिक वेरिएशन क्या होता है और गैमेटिक वेरिएशंस क्या होती है। ठीक है, विथ एग्जांपल्स हमने ये सारी चीजें देखी थी कि कैसे ये चीजें आपको समझ में आ सकती हैं। इसके बाद हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़े थे, तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। इसके बारे में आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। जब ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, ये टॉपिक खत्म होगा, होपफुली नेक्स्ट जो पार्ट आने वाला है उसमें ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। दैट इज गोइंग टू बी द लास्ट पार्ट। तो उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर आप वहां से नोट्स पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। राइट, तो सारी चीजें हमने देख ली थी। अब हम चलते हैं जो आज हमें टॉपिक कवर करना है, दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस आज हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज सेक्स डिटर्मिनेशन। तो सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस होता है कि अगर इंडिविजुअल्स हैं और उनके बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो हम ये जानेंगे कि उनके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने से जो न्यूबॉर्न आएगा उसका सेक्स अगर हमें डिटरमाइन करना है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सेक्स डिटर्मिनेशन बोलते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको टर्म जानना जरूरी है कि सेक्स क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि सेक्स क्रोमोसोम्स क्या है। ये जो सेक्स क्रोमोसोम होता है एक ऐसा पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है जिससे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस refers to the biological mechanism that establishes an individual as male or female based on genetic, chromosomal and hormonal factors। इन तीनों फैक्टर्स पे बेस्ड होगा। तो सबसे पहले हम कौन सा फैक्टर देखने वाले हैं? क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन देखने वाले हैं। सबसे पहली बात आपको जो जाननी जरूरी है कि ह्यूमंस के पास कितने क्रोमोसोम्स होते हैं। हमेशा हमने पढ़ा है कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन अगर हम पेयर्स की बात करेंगे तो 23 पेयर्स होते हैं। 23 का डबल कितना हो गया? 46 हो गया। तो 23 पेयर्स मतलब टोटल 46 क्रोमोसोम्स है। अगर आपसे पेयर वाइज पूछ रहा है तो ये होगा 23 पेयर्स। अब ह्यूमंस के पास अगर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, जिसमें जो 22 पेयर्स हैं पहले, उनको क्या कहा जाता है? ऑटोसोम्स कहा जाता है, क्योंकि वो सेम होंगे। ठीक है, तो 22 पेयर्स को हम क्या बोल रहे हैं? ऑटोसोम्स बोल रहे हैं। लेकिन जो आपका 23rd वाला पेयर होता है, ठीक है, 23rd वाला पेयर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, क्योंकि इसी 23rd वाले पेयर की वजह से डिसाइड होता है कि जो न्यूबॉर्न आने वाला है ना, जो एक नया बेबी आने वाला है, उसका सेक्स क्या रहेगा, वो मेल रहेगा या फीमेल रहेगा। तो ये जो होता है वो 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम से डिसाइड होता है। ठीक है, अब मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने वाली हूँ कि ये प्रोसेस कैसे काम करता है, तो हम इजिली इस चीज को समझ लेते हैं। तो इसके लिए हम एक ब्लैंक पेज लेते हैं और वहां से हम समझते हैं। ठीक है, अब देखिए, मैंने आपको बता दिया कि 22 पेयर्स हैं, तो 22 पेयर्स यहां से हो गए, प्लस आपका एक और पेयर होगा जिसे हम क्या बोलेंगे? 23rd पेयर बोलेंगे। तो यहां पर हम लिख लेते हैं कि ये क्या है? 23rd पेयर है, जो आपका एक लास्ट वाला पेयर है। अब ये हम क्या बताना चाहते हैं इससे कि ये क्या है? सेक्स क्रोमोसोम है आपके। ठीक है, तो ये हो गए सेक्स क्रोमोसोम्स हो गए। अब यहाँ पे जो एक पेयर है उससे हमें डिसाइड करवाना है कि कैसे आएगा। तो 22 तो सेम है मेल और फीमेल में, लेकिन 23rd वाला अगर हम बात करेंगे यहाँ पर,
तो ये हम देख रहे हैं एक मदर है, इनके बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है, मदर और हम फीमेल लिख लेते हैं यहाँ पर, और इस साइड पर हम लिख लेते हैं फादर, ठीक है, और हम मेल लिख लेते हैं यहाँ पर। तो ये हो गया। अब इनके बीच में क्या हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो रहा है। आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पता है, ये मैं कंसिडर कर रही हूँ। एक बार मैं शॉर्टली आपको बता देती हूँ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है मेल और फीमेल के बीच में। तो मेल के कौन से सेल पार्टिसिपेट करेंगे, ऑब्वियसली एग्स, ठीक है। तो यहाँ पर एग्स हैं, और दूसरी तरफ या ओवम कह सकते हैं आप इसको, और दूसरी तरफ क्या है, स्पर्म्स है, ठीक है। तो मेल के क्या है, स्पर्म्स है। अब ये स्पर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान कहाँ जाते हैं, इन एग्स को फर्टिलाइज करते हैं। इन एग्स को फर्टिलाइज करेंगे तो किसका फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जो आपका उसके बाद से ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट होता है। तो ये जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया इस तरीके से। अब यहां से जो चीज पार्टिसिपेट कर रही थी जाइगोट के फॉर्मेशन में, वो क्या था, क्रोमोसोम था, दोनों तरफ से, ठीक है। और यही क्रोमोसोम यहाँ पर दिखने वाले हैं। तो अगर हम देखेंगे मदर का जो पेयर है वो आपका एक्स एक्स है, सारे सेम है, 23rd भी सेम है, ठीक है। ये पेयर से है इसलिए हम इसको डबल एक्स इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स एक्स क्रोमोसोम हो गया। और यहाँ पे जो फादर का होता है 23rd वाला, वो कौन सा होता है, एक्स वाई क्रोमोसोम होता है, ठीक है, एक्स वाई क्रोमोसोम होता है। अब अगर आप देखेंगे कि यहां से हमेशा जो पार्टिसिपेट करेगा वो एक्स ही पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन यहां से दोनों केस बन सकते हैं। अगर एक्स पार्टिसिपेट कर रहा है, ये दोनों ही एक्स हैं, ठीक है, इस तरीके से आप लिखिएगा, एक्स एक्स आएंगे, तो यहाँ पे ये जो होगा वो फीमेल होगा अगर एक्स एक्स आते हैं। लेकिन दूसरे केस में होगा कि मदर का क्या आ रहा है, एक्स क्रोमोसोम ही आ रहा है, लेकिन फादर की तरफ से क्या आ जा रहा है, वाई क्रोमोसोम हो जा रहा है। तो क्या फॉर्म होगा, एक्स वाई होगा, और इस केस में क्या होता है, मेल होता है। तो जो भी ऑफस्प्रिंग है वो किसकी वजह से डिटरमाइन हो पा रहा है कि क्या बच्चे का जो सेक्स है वो मेल होगा या फीमेल होगा, वो एक फादर के क्रोमोसोम पर डिपेंड कर रहा है। तो फादर की तरफ से अगर एक्स आता है तो इट मीन्स फीमेल है, अगर फादर की तरफ से वाई आ रहा है तो क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। तो यही चीज मुझे आपको बतानी थी कि मदर ऑलवेज पासेस एन एक्स क्रोमोसोम टू हर ऑफस्प्रिंग, लेकिन फादर की तरफ से आइदर एक्स और वाई क्रोमोसोम आएगा, ठीक है। सो ह्यूमंस क्या इनहेरिट कर रहे हैं, 23 क्रोमोसोम्स इनहेरिट कर रहे हैं फ्रॉम ईच पेरेंट से, क्योंकि टोटल 46 है। तो 23 एक पेरेंट से आ रहा है, 23 एक पेरेंट से आ रहा है, ये है, ठीक है। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द क्रोमोसोम्स फ्रॉम द मदर एंड फादर रिकम्बाइन एक्सचेंजिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जब ये क्रोमोसोम्स रिकम्बाइन होंगे, यहाँ पे कॉम्बिनेशन फॉर्म होगा, तो ऑब्वियसली कुछ मदर से आ रहा है कुछ फादर से आ रहे हैं, तो एक जेनेटिक कॉम्बिनेशन भी बनेगा इसके बीच में। एंड इसी वजह से ये जो प्रोसेस होता है वो रिजल्ट करता है चाइल्ड विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड्स आते हैं, कि मदर के भी आ रहे हैं फादर पे भी आ रहे हैं। हमेशा एक बच्चा होता है तो उसके कुछ जो ट्रेड्स होते हैं, कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, वो मदर से आए हुए होते हैं, इसलिए हम बोलते हैं ना कि मदर के जैसे दिख रहा है, ये चीज है, ये चीज उसके मदर पर गई है, ठीक है। और कुछ चीजें क्या होती है, उसके फादर पे जाती हैं। तो ये वाले जो ट्रेड्स होंगे, जब हम ऐसा कह रहे हैं, तो वो वाले ट्रेड्स कहाँ से ट्रांसफर हुए होंगे, फादर से ट्रांसफर हुए होंगे, ठीक है। तो यही चीज बता दी मैंने आपको। ये डायग्राम है, ये दोनों एक ही डायग्राम है, सेपरेटली आप इसको पढ़ सकते हैं कि अगर आपको ये लग रहा है ठीक ठाक, तो यहाँ से समझ लीजिए और यहाँ से देखकर समझ लीजिए, ठीक है। बाकी मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। इसके बाद टर्म है मियोसिस। तो मियोसिस क्या होता है, पहले यहाँ से भी मैं आपको बता देती हूँ। ह्यूमन क्रोमोसोम्स, तो फीमेल में एक्स एक्स क्रोमोसोम्स थे, और मेल में क्या है, एक्स वाई क्रोमोसोम है। डिटरमाइनिंग फैक्टर की अगर हम बात करें तो द स्पर्म डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग। स्पर्म कैरिंग एन एक्स क्रोमोसोम रिजल्ट्स इन फीमेल, मैंने आपको बताया। स्पर्म कैरिंग अ वाई क्रोमोसोम रिजल्ट्स इन अ मेल, राइट। सो मूविंग फॉरवर्ड, मियोसिस क्या है, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। मियोसिस सिंपल टर्म्स में अगर मैं आपको बताऊं मियोसिस क्या है, तो ये एक टाइप ऑफ सेल डिवीजन है। तो इट इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन का ही एक टाइप है, जिसमें क्या होता है, ये कहां पर होता है ऐसा सेल डिवीजन, जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें होता है। क्योंकि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल तरीके से रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो वहां पर क्या होगा, गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। और ये जो गैमेट्स हैं वो कौन से होंगे, स्पर्म या एग सेल्स होते हैं, ठीक है। स्पर्म्स और एग सेल्स होंगे। इसके सामने आप एक टर्म और सुनते हैं, दैट इज माइटोसिस। हालांकि उसका यूज नहीं है यहाँ पर, बट मैं कंपैरिजन के लिए आपको बता देती हूँ कि माइटोसिस क्या है। ये सिंगल पेरेंट सेल में होता है। तो जब सिंगल पेरेंट सेल से दो जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, माइटोसिस बोलते हैं। तो यहाँ पे जो माइटोसिस था वो सिंगल पेरेंट सेल से हो रहा है, लेकिन जो मियोसिस है
जहां पर सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म का सेल डिवीजन हो रहा है, वहां पर आपका मियोसिस चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर है। फिर अब सेकेंडली हमने पढ़ा कि एक बार तो क्रोमोसोम्स का रोल था, दूसरी बार क्या था, जीन्स का रोल था। ठीक है, 3 बेसिस पे पढ़ना है ना, और फिर हार्मोन्स के बेसिस पे भी देखना है। तो अगर हम बात करें रोल ऑफ जीन्स की यहाँ पर, तो SRY जीन है। ठीक है, ये इसको फुल फॉर्म क्या है, सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन वाई, फाउंड ऑन द वाई क्रोमोसोम। कहाँ पर मिलता है, आपको सबसे पहली चीज याद रखना है, ये जो रीजन है वो कहाँ पर मिलता है, SRY जीन का अगर बात कर रहे हैं तो वाई क्रोमोसोम्स में मिलता है। ये क्या डिटरमाइन करता है कि मैमल्स जो हैं, ह्यूमंस हैं, तो उनमें सेक्स क्या रहेगा, एंड इट प्रोड्यूसेस प्रोटीन कॉल्ड सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन वाई प्रोटीन। उस प्रोटीन का नाम भी क्या है, SRY। ठीक है, वाई प्रोटीन ही नाम है उसका। अब ये जो प्रोटीन होता है, ये कहाँ से अटैच होता है, जाके DNA से अटैच होता है, ताकि जीन की एक्टिविटी को कंट्रोल कर सके। ठीक है, तो इतनी चीजें थी इसमें। अब ये क्या काम करता है ये समझना है आपको। तो ट्रिगर्स द डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस, है ना, विच सीक्रेट मेल हॉर्मोन्स को सीक्रेट करेगा, एंड्रोजन है जो कि, और ये मेल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, कि अगर एक बच्चे में मेल की कैरेक्टरिस्टिक्स आनी है तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, एंड्रोजन रिस्पॉन्सिबल है। इसके बाद अगर SRY नहीं है ना, तो क्या होगा कि डिफॉल्ट डेवलपमेंट पाथवे होगा, और इसके वजह से ओवरीज फॉर्म होने लगती है, जिससे फीमेल डेवलपमेंट होगा, राइट। इसके बाद देखते हैं थर्ड फैक्टर, दैट इज हार्मोनल रेगुलेशन। तो अगर हम मेल्स में बात करें तो टेस्टिस जो होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है। और टेस्टोस्टेरोन का काम क्या होता है कि ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डेवलपमेंट करता है, प्लस सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का डेवलपमेंट करता है। अगर हम बात करें फीमेल्स की, तो ओवरीज क्या प्रोड्यूस करती हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करती हैं। ये दोनों क्या काम करते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, और जो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड सेकेंडरी सेक्सुअल ट्रेट्स हैं उनके डेवलपमेंट में भी काम करते हैं। फिर बात करते हैं डेवलपमेंटल पाथवेज की। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे क्या होता है कि अगर वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है और SRY जीन है, तो ये क्या करेगा, मेल पाथवेज को एक्टिवेट करेगा। अगर वाई क्रोमोसोम का एब्सेंस है तो ये अलाउ करता है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल पाथवेज को। ठीक है, तो ये क्या काम कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है फीमेल पाथवेज का। अब ये जो मैकेनिज्म है पूरा, जो सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन पढ़ रहे थे, तो ये जो मैकेनिज्म है ये इंश्योर करता है जेनेटिक डाइवर्सिटी। ऑब्वियसली अगर एक्सचेंज हो रहा है तो जेनेटिक डाइवर्सिटी आएगी, एंड इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड इनहेरिटेंस। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा आज का, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। मूविंग फॉरवर्ड हम क्या देखेंगे, जेनेटिक्स क्या है। ठीक है, जेनेटिक्स इंपॉर्टेंट है, हम ऑलरेडी जेनेटिक्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि हम जीन्स की स्टडी कर रहे हैं, हेरिडिटी, वेरिएशन, इन सब के बारे में जब स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं जेनेटिक्स। कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए कर रहे हैं ऑब्वियसली। तो इट एक्सप्लेन्स हाउ ट्रेट्स आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग एंड हाउ जीन्स इन्फ्लुएंस बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। ठीक है, सबसे पहले अगर हम जानेंगे कि जेनेटिक्स हम पढ़ते तो हैं, इसकी स्टडी इतनी इंपॉर्टेंट भी कंसिडर की जाती है, बट वाई इट इज इंपॉर्टेंट, तो उसके कुछ एप्लीकेशन होंगे ऑब्वियसली। तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन होता है मॉडर्न डेज पर, वो है हेल्थ केयर एंड मेडिसिन पर। ठीक है, हेल्थ केयर एंड मेडिसिन पे बात करें तो आपने बहुत कॉमन टर्म सुना होगा, मोस्ट पॉपुलरली नोन, जीन थेरेपी, है ना। जीन थेरेपी क्या होती है कि ये एक ऐसा टेक्निक है जहां पर अगर कोई डिसीज हो गई है या फिर कोई मेडिकल डिसऑर्डर है, ठीक है, कोई डिसीज हो गई पर्टिकुलर किसी इंसान को, उसको कोई मेडिकल डिसऑर्डर है, तो वहां पर जीन थेरेपी का यूज किया जाता है ताकि उस डिसीज को क्योर कर सकें, ट्रीट कर सकें, और हम पता लगा सकते हैं कि कैसे इसको अच्छे तरीके से ठीक किया जा सकता है, तो उसके लिए इस थेरेपी का यूज किया जाता है। अब यहाँ पे एक काम कैसे करती है, तो अगर मान लीजिए कि किसी एक पर्टिकुलर इंसान पर या किसी भी ऑर्गेनिज्म पे कोई जीन जो है वो टूट गया है, ठीक है, ब्रोकन है, तो उसकी जगह पे आप क्या करोगे, यहाँ पे नई कॉपी ऐड कर दोगे, न्यू कॉपी यहाँ पर ऐड कर दी जाती है इस टेक्निक से। इसके बाद अगर हम देखेंगे कि अगर किसी भी इंसान का कोई जीन है जो डिफेक्टिव है, जिसके कारण उसको ये डिसीज हुई है या फिर मिसिंग है, तो उस जगह पर हम क्या करेंगे, न्यू जीन रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या काम किया जाता है, रिप्लेसमेंट किया जाता है, ताकि वो इंसान उस पर्टिकुलर जगह को हम ठीक ठाक करके उसकी उस डिसीज को ठीक कर सके। ठीक है, इस तरीके का जो ट्रीटमेंट है, जीन थेरेपी कहाँ कहाँ यूज की जाती है, कैंसर पे यूज किया जाता है। ठीक है, फिर जो न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस होती हैं उसमें भी ये यूज किया जा रहा है मॉडर्न डेज पर ऑब्वियसली। ब्लड डिसऑर्डर्स जो हैं उनमें यूज किया जाता है। ब्लड डिसऑर्डर्स की अगर हम बात करें तो SCD, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल डिसीज, तो उसमें प्रेवलेंट है, लेकिन हम जानते हैं कि सिकल सेल डिसीज ज्यादातर ट्राइब्स में होती है, ये पढ़ा हुआ है।
तो ज्यादातर ट्राइब्स अफेक्टेड है। ऑब्वियसली अगर किसी लोअर रंग ऑफ द पॉपुलेशन इससे अफेक्टेड है तो वो जीन थेरेपी को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये काफी कॉस्टली पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज हो गया। इसके बाद आती है बात पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की। तो पर्सनलाइज्ड मेडिसिन क्या होता है ये भी समझ लीजिए इसमें अगर है तो इसे हम और किस नाम से जानते हैं, इसे हम जानते हैं प्रिसिशन मेडिसिन के नाम से। ठीक है, प्रिसिशन मेडिसिन की अगर हम बात करेंगे तो पहले क्या हो रहा था कि दिक्कत आ रही थी, क्योंकि अगर प्रिसिशन मेडिसिन नहीं थी ना तो हम क्या करते थे कि सपोज यहाँ पर एक इंसान, एक पेशेंट है, ठीक है, अब पेशेंट है, अब हम सारे पेशेंट को क्या दे रहे हैं, सारे पेशेंट को कैंसर है, ठीक है, लेकिन हम उनको एक ही थेरेपी दे रहे हैं क्योंकि कैंसर के लिए तो एक ही थेरेपी डेवलप की गई है, तो हम सारे पेशेंट को एक ही थेरेपी दे रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि कुछ को इससे बेनिफिट पहुंच रहा है, कुछ को क्या हो रहा है इससे कोई बेनिफिट नहीं पहुंच रहा है, वही थेरेपी आप दे रहे हो, क्योंकि क्या है सबके तो जो स्ट्रक्चर है उनका डीएनए स्ट्रक्चर है, डीएनए सिक्वेंसेस है वो अलग अलग है। ठीक है, तो इससे दिक्कत आती है कि किसी पर सेम थेरेपी अप्लाई करने से बेनिफिट्स हो जाते हैं, किसी पे नहीं होते हैं, और किसी पे तो एडवर्स इफेक्ट भी देखने के लिए मिल जाते हैं। ये कब हो रहा था, जब हम उन्हें प्रिसिशन मेडिसिन नहीं दे रहे थे। फिर हमने क्या किया कि हमें इनको ठीक करना है, सारे पेशेंट पे काम करे, तो हम लेकर आए प्रिसिशन मेडिसिन। तो अगर एक पेशेंट है और उस हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका डीएनए टेस्ट कर लेंगे, तो उसकी डीएनए सिक्वेंसिंग पता चल जाएगी और इसके हिसाब से हम उसे क्या देंगे, टेलर्ड थेरेपी देंगे। ठीक है, कि हमें कौन सा पर्टिकुलर जीन इफेक्टेड है, डीएनए का कौन सा सीक्वेंस इफेक्टेड है, उसे काट कर कुछ नया लगाना है क्या, तो हम या रिप्लेस करना है क्या, तो उस तरीके की थेरेपी यहाँ पे दी जाती है जिसको टेलर्ड थेरेपी देखते हैं। तो अगर आप इस तरीके की थेरेपी हर एक इंडिविजुअल के हिसाब से डिसाइड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सबको फायदा होगा, किसी को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हम उसका डीएनए देखकर ही उसको ट्रीट कर रहे हैं। तो इसे हम बोलते हैं पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। इसके बाद आती है क्रिस्पर टेक्नोलॉजी। तो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी क्या है, सबसे पहले आप इसका फुल फॉर्म जान लीजिए। इसका फुल फॉर्म होता है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलेंड्रोमिक रिपीट्स, CRISPR टेक्नोलॉजी। ठीक है, रिसेंटली आपने सुना भी होगा क्योंकि नोबेल प्राइज दिया गया था, कुछ ही टाइम की बात है ये। तो अब ये क्या है, ये एक जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है जो अलाउ करता है रिसर्चर्स को कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डीएनए को मॉडिफाई कर सके, इसलिए हम इसे बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग करना। ठीक है, क्योंकि यहाँ से मॉडिफिकेशंस अलाउ है किसी के भी डीएनए पे। तो इट इज अ जीन एडिटिंग टूल टू क्योर जेनेटिक डिसऑर्डर्स लाइक सिकल सेल एनीमिया के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो हाउ इट वर्क्स, कैसे काम करता है, ये क्वेश्चन आता है। तो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी क्या करती है, ये किसी भी स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करती है और उसे एलिमिनेट करने की क्षमता भी इसके पास है। इट कैन इंसर्ट न्यू सीक्वेंसेस एट प्रिसाइज लोकेशंस। ठीक है, अब एप्लीकेशंस मैंने आपको बता दी कि कहाँ कहाँ पर ये यूज हो सकता है किसी भी जेनेटिक डिसीज में। एग्रीकल्चरल फील्ड में भी यूज होता है, ऑब्वियसली यूज होता है। बायोलॉजी में कुछ डिटेल्स रिसर्च वर्क कर रहे हैं तो वहां पर भी ये टेक्नोलॉजी का यूज है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद अगर हम देखेंगे एग्रीकल्चर में जो आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होते हैं, जीएम क्रॉप्स, वहां पर भी ये चीज यूज होती है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते क्या है, ये प्लांट हो सकते हैं, एनिमल या किसी तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं जिसका डीएनए हम ऑल्टर कर रहे हैं। ठीक है, जिनका डीएनए ऑल्टर किया जा रहा है ताकि उसको एक नई तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स दी जा सके। ठीक है, अगर आप कोई प्लांट है, कोई एनिमल है, उसमें कुछ न्यू फीचर इंट्रोड्यूस करना है तो आप क्या करोगे, उसके जीन को एडिट करोगे, ऑल्टर करोगे, तो ये होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो क्रॉप्स लाइक बीटी कॉटन एंड गोल्डन राइस से इंप्रूव हो सकती है ईल्ड, पेस्ट असिस्टेंट आ सकता है, या फिर न्यूट्रिशन अगर आपको अच्छा करना है तो ये फिर लिवस्टॉक ब्रीडिंग में यूज होता है, एनहांसिंग डिजायरेबल ट्रेट्स इन एनिमल्स सच एज डिसीज रेजिस्टेंस। इसके बाद फॉरेंसिक्स में यूज होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करनी है तो आइडेंटिफाइंग इंडिविजुअल्स इन क्रिमिनल केसेस और पैटर्निटी टेस्ट देखना है। तो जितने भी क्रिमिनल केसेस वगैरह हो जाते हैं तो फॉरेंसिक्स में जो आपका जेनेटिक्स है उसका यूज होता है। अगर किसी मिसिंग पर्सन को आइडेंटिफाई करना है, ऐसे केसेस को सॉल्व करना है जहां पे जेनेटिक प्रोफाइलिंग की जरूरत है, तो यहाँ पर भी यूजफुल है जेनेटिक्स आपका। डे टू डे लाइफ में जैसे करियर स्क्रीनिंग करनी है, इन सारी चीजों में ये यूजफुल है काफी ज्यादा। ठीक है, इसके बाद से आ जाते हैं हम थर्ड टॉपिक पे। यहाँ पे जेनेटिक्स कंप्लीट कर दिया, उसके एप्लीकेशंस देख लिए जो काफी यूजफुल है आपके लिए। इसके बाद बात आती है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की। सो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन क्या होता है, इट रिफर्स टू द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। सिंपल से कैसे धीरे धीरे ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स बनते गए इतने मिलियन ऑफ ईयर्स पे। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा क्रिएशन हो गया, ऐसे ऑर्गेनिजम्स का धीरे धीरे चेंजेस आए। कुछ लो कैटेगरी ऑफ एनिमल्स थे
और उससे या लो कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिजम्स थे उससे हायर एनिमल कैसे डेवलप हुए, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हुआ तब। ठीक है, इट इज ड्रिवन बाय प्रोसेसेस लाइक नेचुरल सिलेक्शन। अब नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है? तो ये जो है ना नेचुरल सिलेक्शन, ये एवोल्यूशन का एक मैकेनिज्म होता है। और इसमें क्या होता है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म है जो किसी भी एनवायरनमेंट को ज्यादा अडॉप्ट कर ले रहे हैं, ज्यादा अच्छे तरीके से अडॉप्ट कर लेते हैं, तो उनका जो सर्वाइवल के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। बोलते हैं ना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो अगर कोई भी इंसान या एनिमल है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को बेटर तरीके से अडॉप्ट कर पा रहा है, उस एनवायरनमेंट में अच्छे तरीके से रह पा रहा है, तो ऑब्वियसली, और अगर रह पा रहा है तो वहां पर रहकर सर्वाइव करके रिप्रोड्यूस भी कर सकता है बेटर तरीके से, तो इस चीज को नेचुरल सिलेक्शन कहा जाता है। फिर आती है बात म्यूटेशन की। तो म्यूटेशन में क्या होता है कि किसी भी सेल का डीएनए सीक्वेंस चेंज हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं म्यूटेशन। जेनेटिक ड्रिफ्ट हम देख लेंगे और जीन फ्लो ऑब्वियसली आप जानते हैं। तो इससे क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन में, एंड नई स्पीशीज इमर्ज होती जाती है विथ टाइम के साथ। बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस है, ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत फास्ट फास्ट होगा। तो हम एक एग्जाम्पल से देखने वाले हैं ऑर्गेनिक एवोल्यूशन इन बीटल्स से। ठीक है, वेरिएशन इन पॉपुलेशन देखने वाले हैं, किस तरीके से उनकी पॉपुलेशन में चेंजेस आते गए। पहली सिचुएशन हम लेंगे ग्रुप ऑफ रेड एंड ग्रीन बीटल्स का। कलर वेरिएशन अराइजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम्पल से समझ रहे हैं तो आपके लिए कंक्लूजन इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ऑल बीटल्स आर रेड एक्सेप्ट वन दैट इज ग्रीन। अब आपको यहाँ से ये चीज समझ में आएगी कि आप देखिए डायग्राम बनाया है यहाँ पर, और सारे बीटल्स, ठीक है, रफ है, बस रेड और ग्रीन बीटल्स हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो ये सारे रेड बीटल्स हैं और उसमें कहीं एक ग्रीन बीटल्स था। ये जो मैंने बनाया ना, ये क्रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंबल टाइप का है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, उतना सुंदर डायग्राम नहीं है बट ठीक है, समझने के लिए काफी है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि किस तरीके से चेंजेस आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे जर्नल चीज तो ये है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेड बीटल्स को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रीन बीटल को। तो स्टार्टिंग में एक ही ग्रीन बीटल था, लेकिन क्या होता है धीरे धीरे हम समझेंगे। तो अब यहाँ पे क्रोज थे, अब एक ही पेड़ है लेकिन उसमें रेड बीटल्स भी बैठे हुए हैं और ग्रीन बीटल्स भी बैठे हुए हैं। लेकिन क्या होगा कि वो पेड़ जो है वो ग्रीन कलर का है, तो ग्रीन वाले बीटल्स दिखाई नहीं देंगे, लेकिन रेड बीटल्स दूर से ही क्रो को दिखाई देंगे। तो वो सबसे पहले किसे खाने जाएगा, रेड वाले बीटल्स को खाने जाएगा। ठीक है, क्रो आया, बैठा हुआ है यहाँ पे क्रोज, और वो रेड वाले बीटल्स को खा रहे हैं। तो क्रोज किस पर फीड करने लग रहे हैं, रेड बीटल्स पे। तो नंबर ऑफ रेड बीटल्स क्या होने लगेंगे, रिड्यूस होने लगेंगे। एक ही ग्रीन बीटल था, आप स्टार्टिंग में देख रहे थे, और ये ग्रीन बीटल जो है वो रिप्रोड्यूस करेगा। तो आगे जाके उसके रिप्रोडक्शन हुए तो आप देख रहे हैं ग्रीन बीटल्स के नंबर बढ़ रहे हैं। बट स्टिल क्या एडवांटेज है कि जो क्रो है वो रेड बीटल्स को ही आकर खाएंगे, ग्रीन वाले धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। तो थर्ड केस में देखिए और बढ़ गए हैं। ठीक है, रेड बीटल्स खत्म होते जा रहे हैं, और एट लास्ट क्या हो रहा है कि ग्रीन बीटल्स की पॉपुलेशन बढ़ गई है। तो उन्हें एडवांटेज मिला ना। क्रोज कुड नॉट फीड ऑन ग्रीन बीटल्स एज दे गॉट हाइड इन ग्रीन बुशेस। उनको एनवायरमेंट का एडवांटेज मिला, बेटर तरीके से अडॉप्ट होने लगे। सो नंबर ऑफ ग्रीन बीटल्स धीरे धीरे इंक्रीज होने लगे। तो ये जो सर्वाइवल आया वो वेरिएशंस की वजह से हुआ। ठीक है, पहला केस। फिर आ जाते हैं हम सिचुएशन, इसका कंक्लूजन क्या निकल रहा है पहले समझ लीजिए कि ग्रीन बीटल्स को सर्वाइवल एडवांटेज मिल गया, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि दे वर नेचुरली सिलेक्टेड एज दे वर नॉट विजिबल इन ग्रीन बुशेस। तो नेचुरली उन्हें सिलेक्ट कर दिया गया। This natural selection is exerted by crows, resulting in adaptation in the beetles to fit better in their environment. सिचुएशन 2 में आ जाते हैं जहां पर हम रेड और ब्लू बीटल्स का ग्रुप लेने वाले हैं। तो यहाँ पे हम रिप्रोडक्शन समझने वाले हैं ग्रुप ऑफ रेड बीटल्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस डायग्राम को। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास सारे क्या हैं, रेड कलर के बीटल्स हैं, ये सारे रेड बीटल्स थे। फिर क्या हुआ, नेक्स्ट केस में सिर्फ एक ही ब्लू बीटल था, लेकिन इस ब्लू बीटल ने क्या किया कि ये भी रिप्रोड्यूस कर रहे हैं और रेड बीटल्स भी रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे मतलब रेड बीटल्स के नंबर्स और ज्यादा बढ़ते जाएंगे क्योंकि और ज्यादा रिप्रोडक्शन होगा। ब्लू बीटल्स अभी कम थे, लेकिन क्या होता है कि एकदम से एक एलिफेंट आता है और एक एलिफेंट ने अपना पूरा पैर इसके ऊपर रख दिया है जहां पे बहुत सारे बीटल्स का ग्रुप था। तो ज्यादातर जो उसका पैर पड़ा है वो रेड वाले बीटल्स जहां पे थे उधर पे पड़ा है। तो क्या हुआ कि रेड वाले बीटल्स एकदम से खत्म होने लगे और सिर्फ क्या बढ़ने लगे, ब्लू बीटल्स रह गए। तो अब ये जो ब्लू बीटल्स है वही बढ़ते जाएंगे और एक टाइम ऐसा आएगा जब बहुत सारे ब्लू बीटल्स आएंगे रह जाएंगे। तो यहाँ पे जो ब्लू बीटल्स हैं उनको सर्वाइवल एडवांटेज मिल गया। एज एलिफेंट सडनली कॉस्ट मेजर हैवोक, उनको सर्वाइवल एडवांटेज मिल गया। इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो एक्सीडेंट्स होते हैं
किसी भी तरीके का कोई एक्सीडेंट हो गया तो उससे फ्रीक्वेंसी ऑफ सम जीन्स चेंज हो सकती है। इफ दे डू नॉट गेट सर्वाइवल एडवांटेज, अगर उनको नहीं मिल रहा है तो आगे कोई और उनको रिप्लेस करके आ सकता है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। एज इट लीड्स टू, इससे भी क्या आ रहा है, वेरिएशन आ रहा है, चेंजेस आ गए ना। तो यहाँ पे वेरिएशंस दिखाई दे रहा है, रिप्रोडक्शन इन ग्रुप ऑफ रेड बीटल्स ये दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशंस क्या क्रिएट करती हैं कि किस तरीके से ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हो रहा है। तो आज हमने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े हैं? आज हमने सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन पढ़ा है। ठीक है, इसके बाद से हमने जेनेटिक्स और उसके एप्लीकेशंस पढ़े हैं जो इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद हमने देखा ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक्स आज हमने कवर किए। अब तक आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आप अपने फीडबैक हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपको किसी टॉपिक में कोई डाउट है या फिर नोट्स को लेकर कोई प्रॉब्लम है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, तो प्लीज कम्युनिकेट विथ अस इन द कमेंट सेक्शन। एंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।